इमेजिन करो कि तुमने एक अंडा लिया और उसे अच्छे से फेंट दिया। पीला हिस्सा और सफ़ेदी पूरी तरह मिक्स हो गए। अब अगर कोई तुमसे कहे कि इसे फिर से पहले जैसा बना दो, पीला अलग सफ़ेदी अलग, बिल्कुल वैसा जैसा कच्चे अंडे में होता है, तो क्या तुम कर पाओगे? नहीं। एक बार चीज़ें पूरी तरह मिल जाएं, उन्हें पुराने रूप में वापस लाना लगभग नामुमकिन होता है। अब सोचो, अगर तुमने कभी कच्चा अंडा देखा ही ना हो और तुम्हें हमेशा सिर्फ फेंटा हुआ अंडा ही दिखाया गया हो, क्या तुम सिर्फ उस मिश्रण को देखकर समझ पाओगे कि वो पहले कैसा था? शायद नहीं। और यही हमारी असली समस्या है, क्योंकि जिस ब्रह्मांड में हम जी रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही है, एक मिक्स्ड वर्जन। आज हम तारे देखते हैं, गैलेक्सीज देखते हैं, ब्लैक होल्स देखते हैं, लेकिन ये सब कहानी का अंतिम परिणाम है। शुरुआत कैसी थी ये सीधे दिखाई नहीं देता। हम शुरुआत को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि समय बीत चुका है। लेकिन यहाँ एक कमाल की बात है, लाइट। रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में समय लगता है। इसका मतलब है कि जितनी दूर कोई चीज़ है, हम उसे उतना ही पुराना देख रहे हैं। अगर कोई गैलेक्सी हमसे अरबों लाइट ईयर्स दूर है, तो हम उसे आज जैसा नहीं बल्कि वैसा देख रहे हैं जैसा वो तब थी जब उसका प्रकाश हमारी ओर चला था। यानी हम सच में अतीत को देख रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये फिजिक्स है। और इसी सिद्धांत ने हमें ब्रह्मांड के इतिहास को पढ़ने का तरीका दिया। इसी काम के लिए इंसानों ने बनाया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यानी JWST। जब 2022 में इसकी पहली तस्वीरें सामने आई तो वैज्ञानिकों के बीच उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। वजह साफ थी, ये टेलीस्कोप पहले से कहीं ज़्यादा दूर और ज़्यादा पुराना ब्रह्मांड देखने की क्षमता रखता है। इसकी खास बात यह है कि ये इंफ्रारेड में देखता है। अब सवाल आता है कि इंफ्रारेड इतना ज़रूरी क्यों है? इसका कारण है ब्रह्मांड का फैलना। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, और जब वो फैलता है तो दूर से आने वाली रोशनी की तरंगें भी खिंच जाती हैं। इस खिंचाव को रेड शिफ्ट कहा जाता है। बहुत दूर की गैलेक्सीज से आने वाला प्रकाश इतना खिंच चुका होता है कि वो सामान्य दिखाई देने वाली रोशनी में नहीं रहता, बल्कि इंफ्रारेड में पहुंच जाता है। अगर हमारे पास ऐसा यंत्र ना हो जो इंफ्रारेड देख सके, तो हम उन शुरुआती गैलेक्सीज को देख ही नहीं पाएंगे। JWST ने जब आकाश के एक बेहद छोटे हिस्से की डीप फील्ड तस्वीर ली, तो वैज्ञानिक भी चौंक गए। उस छोटे से हिस्से में जहां हमें कुछ तारे दिखने की उम्मीद थी, वहां सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों गैलेक्सीज दिखाई दी। कुछ इतनी दूर कि उनका प्रकाश ब्रह्मांड के शुरुआती दौर से चला था। तस्वीर में कई जगह रोशनी मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये ग्रेविटी का असर है, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। भारी गैलेक्सीज अपने आसपास से गुजरने वाली रोशनी को मोड़ देती हैं, जैसे कोई कांच का लेंस काम करता है। इसी वजह से हमें और भी दूर की चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। लेकिन असली बात यहाँ से शुरू होती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि शुरुआती ब्रह्मांड में सब कुछ थोड़ा सरल और कम विकसित होगा। गैस इकट्ठी हो रही होगी, छोटे छोटे ढांचे बन रहे होंगे और गैलेक्सीज धीरे धीरे आकार ले रही होंगी। पर JWST ने जो दिखाया वो उम्मीद से अलग था। शुरुआती ब्रह्मांड में पहले से काफ़ी गैलेक्सीज मौजूद थीं, और कुछ तो उम्मीद से ज़्यादा चमकीली थीं। ये देखकर सवाल उठता है, इतनी जल्दी ये सब कैसे बन गया? गैलेक्सीज को बनने में समय लगता है। गैस के बादलों को ग्रेविटी के कारण सिकुड़ना पड़ता है, घनत्व बढ़ता है, फिर तारे जन्म लेते हैं। तारे अपने जीवन में न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए ऊर्जा पैदा करते हैं, भारी तत्व बनाते हैं और अंत में फटकर अगली पीढ़ी के तारों के लिए सामग्री छोड़ते हैं। ये पूरी प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल लेती है। ऐसे में यदि ब्रह्मांड के जन्म के कुछ ही 100 मिलियन साल बाद हमें इतनी विकसित गैलेक्सीज दिख रही हैं, तो सवाल उठता है कि यह सब इतनी तेज़ी से कैसे हुआ? क्या शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ ज़्यादा तेज़ी से इकट्ठा हुआ? क्या ग्रेविटी ने अपेक्षा से ज़्यादा मजबूत भूमिका निभाई, या फिर हमारे मॉडल में समय सीमा को लेकर कुछ कमी है? इसी के साथ एक और रहस्य सामने आया, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। आज हम जानते हैं कि लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल मौजूद है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों या करोड़ों गुना अधिक हो सकता है। लेकिन जब JWST और अन्य टेलीस्कोप्स ने बहुत शुरुआती गैलेक्सीज के केंद्रों में भी ऐसे ब्लैक होल्स के संकेत देखे, तो समस्या और गहरी हो गई। सामान्य समझ ये कहती है कि छोटे स्टेलर ब्लैक होल्स, जो भारी तारों के ढहने से बनते हैं, धीरे धीरे पदार्थ निगलकर बड़े होते जाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया की भी एक सीमा है। ब्लैक होल जितनी तेज़ी से पदार्थ खाता है, उतनी ही तेज़ी से उसकी एक्रीशन डिस्क चमकती है और वो प्रकाश बाहर की ओर दबाव डालता है। ये सीमा एडिंगटन लिमिट के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब है कि कोई ब्लैक होल अनंत गति से नहीं बढ़ सकता। फिर शुरुआती ब्रह्मांड में इतने कम समय में इतने बड़े ब्लैक होल्स कैसे बन गए? क्या वो सामान्य स्टेलर ब्लैक होल से विकसित हुए, या वे किसी और तरीके से बने? कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि शुरुआती ब्रह्मांड में घनत्व इतना अधिक था कि विशाल गैस बादल सीधे ढहकर बड़े ब्लैक होल्स बन गए हों, बिना पहले तारा बने। इसे डायरेक्ट कोलैप्स का विचार कहा जाता है। ये संभावना मॉडल को बचा सकती है, लेकिन इसके भी ठोस प्रमाण अभी सीमित है। शुरुआती गैलेक्सीज की असामान्य चमक के लिए एक और व्याख्या सामने आई।
संभव है कि उनकी चमक सिर्फ तारों की वजह से नहीं बल्कि सक्रिय ब्लैक होल्स की वजह से हो। जब ब्लैक होल अपने आसपास की गैस को तेजी से खींचता है तो गैस सीधे अंदर नहीं गिरती बल्कि घूमते हुए गर्म होती है और अत्यधिक चमक पैदा करती है। इससे पूरी गैलेक्सी अपेक्षा से ज्यादा चमकीली दिख सकती है। यदि ऐसा है तो शायद हमें बहुत अधिक तारों की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। इससे मॉडल और अवलोकन के बीच का अंतर कुछ हद तक कम हो सकता है। फिर भी पूरी कहानी अभी साफ नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा आता है उतने नए सवाल भी उठते हैं। क्या शुरुआती ब्रह्मांड हमारे अनुमान से ज्यादा सक्रिय था? क्या पदार्थ ने उम्मीद से तेजी से संरचनाएं बनाई, या फिर हमारी गणना में कहीं कोई बुनियादी मान्यता अधूरी है? यही वो जगह है जहां विज्ञान रोमांचक बन जाता है। हमारे पास एक मजबूत ढांचा है, बिग बैंग मॉडल, लेकिन उसके अंदर कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें और सटीक करने की ज़रूरत है। शायद समस्या हमारे मॉडल में है, या शायद हमारे अवलोकनों की व्याख्या में। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में JWST और अन्य उपकरण हमें और स्पष्ट तस्वीर दें। लेकिन फिलहाल एक बात तय है, शुरुआती ब्रह्मांड उतना सरल नहीं था जितना कभी सोचा गया था। वो तेज़, सक्रिय और ऊर्जा से भरा हुआ था, और जितना हम उसे समझने की कोशिश करते हैं उतना ही एहसास होता है कि उसकी शुरुआत की कहानी अभी पूरी तरह सुलझी नहीं है। अब तक हमने गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड की उम्र की बात की, लेकिन अब आते हैं एक ऐसी पहेली पर जो दिखने में छोटी है पर असर बहुत बड़ा डालती है, लिथियम की समस्या। ये सुनने में साधारण लग सकता है, क्योंकि लिथियम एक हल्का तत्व है जिसे हम बैटरीज, दवाइयों और कई उपकरणों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ब्रह्मांड की शुरुआत को समझने में यही छोटा सा तत्व बड़ा सवाल बन जाता है। बिग बैंग के बाद शुरुआती कुछ मिनटों में जब तापमान अरबों डिग्री पर था, तब धीरे धीरे पहले एटॉमिक न्यूक्लियाई बनने लगे। इस प्रक्रिया को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। उस समय मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम बने। गणनाएं बताती हैं कि शुरुआती ब्रह्मांड में लगभग 75% हाइड्रोजन और करीब 25% हीलियम रहा होगा। इन दोनों की मात्रा आज के अवलोकनों से काफ़ी हद तक मेल खाती है। यही बिग बैंग मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इन्हीं गणनाओं में एक छोटी मात्रा लिथियम की भी निकलती है, और यहीं से समस्या शुरू होती है। जब वैज्ञानिक पुराने बेहद प्राचीन तारों की स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, यानी उनके प्रकाश को तोड़कर उसमें मौजूद तत्वों की पहचान करते हैं, तो उन्हें लिथियम की मात्रा मॉडल से कम मिलती है। गणना कहती है कि शुरुआती ब्रह्मांड में जितना लिथियम बनना चाहिए था, वास्तविकता में उसका लगभग 1/3 ही दिखाई देता है। ये अंतर छोटा नहीं है। यदि मॉडल हाइड्रोजन और हीलियम को लगभग सटीक बताता है, तो लिथियम में इतनी बड़ी कमी क्यों? क्या हमारी गणना में गलती है या अवलोकन में? अब कहानी फिर वहीं आकर रुकती है जहां से हमने शुरुआत की थी। हम एक ऐसे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो अरबों सालों की प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। हम उसके संकेतों को पढ़ रहे हैं, रोशनी, रेडिएशन, तत्वों की मात्रा, गैलेक्सीज की संरचना और उनसे अतीत की कहानी जोड़ रहे हैं। कई हिस्से साफ हैं, कुछ धुंधले हैं और कुछ अभी भी रहस्य बने हुए हैं। लेकिन एक बात तय है, हम पहले से कहीं ज़्यादा करीब हैं उस पल को समझने के जब सब कुछ शुरू हुआ था। शायद आने वाले वर्षों में बेहतर टेलीस्कोप्स, नए प्रयोग और ज़्यादा सटीक डेटा हमें लिथियम की पहेली भी सुलझा कर दे देंगे। और जब वो टुकड़ा भी अपनी जगह पर आ जाएगा, तब शुरुआती ब्रह्मांड की तस्वीर और साफ हो जाएगी। तब तक ये खोज जारी है, क्योंकि ये सिर्फ ब्रह्मांड की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी शुरुआत की कहानी भी है।